ट्राई करते हैं कि उसका क्या सिनेरियो है। तो हम यहाँ पे ये वाला था, ठीक है। उसके बाद वो H2 के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाला सिनेरियो है। आप इसकी बॉक्स साइज ये वाले जब ओके कमेंट करते हैं और देते हैं इसकी जो बिट्स है वो इसको हम बोल देते हैं 300 और ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये वाला मैंने बिट्स बताया हुआ है कि इतनी बिट्स रहेगी, मतलब हाइट का नहीं उसको बताया हुआ, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ इसको कि 300 बिट्स है और इसकी जो हाइट है वो भी 300 पिक्सल है। इसको हम ऐसा कह देते हैं 150। अब देखो कि यहाँ पे अभी ये वाला है, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने क्या किया कि उसकी जो वेट है वो भी सेट जाती है, हाइट भी सेट करती है। अब वो जो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट जा रहा है तो नीचे से जाके ओवरफ्लो हो रहा है, सही है। तो अगर यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ओवरफ्लो बनाने के लिए, ओवरफ्लो ये हिडन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल कर देंगे तो अब ये कंट्रोल आ जाएगा। अब ये देखो, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल आ जाए। जब कंट्रोल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है आपकी जो वेबसाइट है, अगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो साइडों में नीचे, अब देखो कि ये वाला इस तरह करके आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये वाला काम ना होना चाहिए, मतलब ना टैब के ऊपर हो। अगर वैसे ही इस तरह का कोई सिनेरियो लगाना है, खुद लगा रहे हो वो ठीक है, लेकिन खुद आ रहा हो तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे बात समझा रहे थे कि तो यहाँ पे यहाँ पे आपको विद फाइल का पता चल गया। तो अब वो हम कैसे ट्राई करते हैं यहाँ पे कि इसको ना मिनिमम विड्थ एक्सप्रेशन रहते हैं यहाँ पे। अगर हम दें इसको मिनिमम विड्थ, ये जो विड्थ है ना इसको लेते हैं मिनिमम विड्थ इतनी हो मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल। मेरा ख्याल है ये बाय डिफॉल्ट इसकी 100 होती है, तो जो बाय डिफॉल्ट उतनी ले रही है। मतलब मिनिमम का मतलब ये होता है कि अगर कंटेंट थोड़ा हो तो उतना हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत होता है। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे ना मैक्स यूज करके देखते हैं, मैक्स ये यूज यहाँ मैक्सिमम वेट्स इतनी होनी चाहिए, मिनिमम उससे कम होनी चाहिए। क्या मैक्सिमम वेट 300 पिक्सल और अब कंटेंट को बढ़ा देते हैं।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब इसको ट्राई करते हैं कि मिनिमम जो हाइट है ना वो होनी चाहिए 150 पिक्सल। अब ये देखो यहाँ पे हम इसको 100 पिक्सल करते हैं, बल्कि ट्राई करते हैं। हमने क्या किया कि इसको दे दिया मिनिमम हाइट 50 पिक्सल, मतलब अगर कंटेंट इससे थोड़ा तो मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम नहीं हमने इसको बताया। तो अब जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा तो ये भी इसके साथ बढ़ती जाएगी। अगर 50 पिक्सल से ज़्यादा कंटेंट है तो ये उसके साथ मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब आप देखो कि जैसे मैं इसको बनाऊंगा कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, तो अब जितना कंटेंट है उसने क्या किया, उसने उसकी हाइट दे दी है बस। ठीक है, अगर मैं मजीद कंटेंट को नीचे करता हूँ, ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम कुछ मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, तो मिन हाइट और मैक्स हाइट। हम ऐसा कहते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है ना हमारे पास वो आने चाहिए 500 पिक्सल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आपकी अगर कंटेंट 50 पिक्सल से कम है ना तो मिनिमम हाइट कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। जैसे ही कंटेंट बढ़ेगा तो ये कंटेंट बढ़ना शुरू कर देगा। अगर कंटेंट 500 पिक्सल से कम है तो उसके साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 500 पिक्सल से इंक्रीज होगा तो जो उसकी हाइट है वो यहाँ पे आगे रुक जाएगी, कंटेंट शुरू कर देगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ वो चीज़ ट्राई करते हैं, अभी 500 पिक्सल नहीं हुआ, अब इसको किस प्रोग्रेस करते हैं। अब ये देखो कि इससे ओवरफ्लो कर गया। अब अच्छा, इसका क्लियर है, मतलब मिन हाइट और ये जो मैक्स हाइट है, सही है। अच्छा जी, ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी को हिडन करते हैं तो कंटेंट हाइड हो जाता है, तो हम तो फिर हम ही नहीं देख सकते यार। तो आप वहां से स्क्रॉल लगा देना, देखना। अब देखो ना कि यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल है, अगर आप चाह रहे हो कि वो आपने देखना ही है। तो अब देखो कि यहाँ तक नजर आ रहा है, अब इसके नीचे भी कंटेंट है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, सही है। तो अब अगर वेबसाइट को बचाए तो ये ज्यादा कोई बेहतर नहीं लगेगा, तो वहां पे मुश्किल लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सूटेबल लग रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो हमने इसका तो प्रैक्टिकल करके देख लिया, हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है, वही चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। Margin are used to create space around elements outside of any defined border. The element has a margin of 70 pixels, plus 30. और उसके बाद margin properties are used to create space around elements, ठीक है। और उसके बाद वो क्या है, तो बॉटम लेफ्ट वही चाहिए मार्जिन तो। अच्छा, ये सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी है, आप सिंगल सिंगल करके चारों तरफ डिफाइन कर सकते हो। अभी हमने 60 हैंड से शुरू किया है, तो हमने एक के साथ ही सारा काम कर दिया। अगर आप चाह रहे हो कि 4000 सामने अलग अलग लिखना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो। अब 60 हैंड के अंदर चारों की वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। और इसमें एक ऑटो की प्रॉपर्टी आती है कि ब्राउज़र कैलकुलेट्स द मार्जिन, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेती है कि कितना मार्जिन आना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट होता है। और उसके बाद लेंथ आ जाती है, वो पिक्सल और पॉइंट सेंटीमीटर इस तरह से दे सकते हो। और परसेंटेज आ जाता है कि कितना आपका जो एलिमेंट है उसकी टोटल विड्थ है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में वो डिवाइड करता है। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो इसका विरासत मतलब होता है ना इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो इसके पेरेंट के है ना उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लेता है अपनी जो मार्जिन वगैरह है। तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैंने मार्जिन दिया ना कि ये वाला 50 पिक्सल, अगर मैंने 50 पिक्सल दिया है तो अगर तो वो 50 पिक्सल दिया है यहाँ पे, तो ये नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर जाएगा। अगर -50 कर दिया ये उसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट काम करेगा इसका।
और उसके बाद मार्जिन लो, ये सारी भी बात, इसको आप लोगों ने इतना पढ़ लेना, आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। अब ये आ जाता है, यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। तो अगर आप किसी एलिमेंट को सेंटर में ले जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको मार्जिन ऑटो दोगे ना तो वो सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो का मतलब ये है कि उसकी जो दोनों साइडें हैं मतलब इक्वल, आप उसको मार्जिन दे दो और वो सेंटर में आ जाए। सकता ये है मतलब विड्थ जो उसकी है 300 पिक्सल है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, अब देखो आप तो ये साइड पे है, अगर आप इसको मार्जिन ऑटो कर दोगे तो ये क्या होगा कि ये जो दोनों साइडों से स्पेस इक्वल आ जाएगी और ये वाला एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और अगर आप ठीक है तो ये यहाँ पे साइड में आ गया। डिप के अलावा भी यूज कर सकते हैं, मतलब डिप से आज ये है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले दिन क्या समझाया था कि ये नहीं मैटर करता है कि आप एलिमेंट को टैग कौन सा यूज कर रहे हो, पी या एच1 है, मतलब आपके माइंड में दो टैग होने चाहिए, या ब्लॉक लेवल या इनलाइन। मतलब ब्लॉक लेवल को कैसे डील करना है, इनलाइन को कैसे डील करना है, तो ये माइंड में होना चाहिए। बाकी डिफरेंट टैग्स हैं, दो टैग्स जो होते हैं उनके साथ वैसे बन जाती है, ऐसा नहीं। Inherit value, the example at the left margin of the P class one element to be inherited from parent class, इसको देखते हैं। अच्छा अब ये चीज देखो, मजे की बात है कि यहाँ पे ना एक div एलिमेंट है ये वाला, ये जो div है, ठीक है। अब इस div को टारगेट किया है, एक तो उसको बॉर्डर दिया, दूसरे नंबर से मार्जिन जो है 100 पिक्सल दे दिया लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके पेरेंट को मिला, उसके बाद हमने उसके अंदर एक पी है ये वाला, तो क्लास ले दिया ex1, ठीक है। अब p डॉट ex1 को हमने मार्जिन लेफ्ट जो है इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट मींस जो इसके पेरेंट को मिला हुआ है वही चिल्ड्रन को मिल जाएगा, सही है। अब लेट्स सपोज ये समझ लो कि 5 टैग है, एक पेरेंट टैग है, उसके अंदर 4 चिल्ड्रन टैग है, मतलब एक पेरेंट टैग है, उसके अंदर चिल्ड्रन टैग है, उसके अंदर एक और चिल्ड्रन टैग है, एक और है, इस तरह कर देता है। तो अगर हम पेरेंट को दे रहे हैं 10 पिक्सल लेफ्ट के ऊपर, जो बाकी नीचे वाले हैं जितने भी चिल्ड्रन, अगर हम उनको इनहेरिट कर दें तो वो जो पहले पेरेंट वाला का होगा ना जितना मार्जिन, उतना वो सब जो उसके चिल्ड्रन है सब हो जाएगा। तो ये है इनहेरिटेंस का। अच्छा आप इसको मजीद अगर देखना हो तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब ये वो मार्जिन क्लैश वाली में बात कर रहा था। Sometimes two margins collapse into a single margin. Top and bottom margin of elements are sometimes collapsed into a single margin that is equal to the largest of the two margins. इस बात को समझ आइए? Here, this does not happen on left and right margin. तो left side में नहीं होगा, ये top bottom पे होगा सिर्फ. Only top and bottom margin. तो यहाँ पे अब ये उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अब यहाँ पे उसने क्या किया है, तो ये वाला कौन सा आएगा, राइट, ये वाला बॉटम, सही है। अब ये H1 पहले वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है H2 जो उसके नीचे है, H1 H2। अब यहाँ पे 20 पिक्सल इसका मतलब है, तो बाकी सबको 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए, 50 पिक्सल, तो इसको बोलेंगे मार्जिन क्लैश। In example above, the H1 element has a bottom margin 50 pixel and H2 20 pixel. Common sense would seem to suggest that the vertical margin H1 and H2 would be a total of 70 pixels, 50 pixel plus 20. मतलब common sense तो यही कहती है ना कि 70 पिक्सल आएगा, लेकिन जो उन्होंने डिफाइन किया हमने उनको मान, ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी वेबसाइट में जाकर पढ़ा नहीं है, वो पंगे ले रहे हैं या चल क्यों ले रहा। एक दफा वहां से गो थ्रू कर ले, जो चीजें उन्होंने डिफाइन की हुई है उसको देख के फिर अपने लॉजिक लगाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे आ जाता है पैडिंग। पैडिंग स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज होगी, वही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। लेंथ जो है ये वाले जो उसको बोलते हैं हम यूनिट, इनके थ्रू आप कर सकते हो, परसेंटेज के थ्रू पैडिंग दे सकते हो। इनहेरिट नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड,
तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड होगी, जो मार्जिन है उसमें होगी। और उसके बाद शार्प हैंड प्रॉपर्टी सेम है उसी तरह की, ये देखो तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अच्छा अब यहाँ भी क्या रहता है, पैटर्न this relation its property specifies the width of an element content area। है इस बात में समझ रही है कि मैं दोबारा करता हूँ, this CSS width property specifies the width of the element content area। वो जो बॉक्स मॉडल के अंदर कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था नहीं, जस्ट उसी का टेक करता है, ये वो बात बता रहा है कि कंटेंट एरिया इज द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग। ठीक है, पैडिंग के अंदर जो पोर्शन है ना जिसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो है बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। द कंटेंट एरिया इज द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट इन बॉक्स मॉडल। अगर आप बॉक्स मॉडल को क्लिक करेंगे वो वहां पे लेके जा रहा है इस बात की, मतलब वो जो कंटेंट है ना इतनी विड्थ का टेक करेगा पैडिंग बॉर्डर मार्जिन के अंदर वाला ये पोर्शन है, सही है, ये बात कर रहे हैं। तो इफ एन एलिमेंट हैज अ स्पेसिफाइड विड्थ, अगर एलिमेंट को हमने पहले दी हुई है विड्थ, द पैडिंग एडेड टू दैट एलिमेंट विल बी एडेड टू द टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो पैडिंग है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। दिस इज ओपन एंड अनडिजायरेबल रिजल्ट। ठीक है, अब आप एक ने बोला कि छोटे छोटे कार्ड्स बनाने हैं, उसकी 50 पिक्सल होने चाहिए, आप उसके अंदर 20 पिक्सल पैडिंग और बॉर्डर भी ऐड कर रहे हो तो वो भी प्रॉपर नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए फिर वो बुक साइज बॉर्डर बॉक्स वाले बुक यूज करेंगे। टू कीप डिफरेंट टाइप of pixel no matter the amount of padding you can use the box size property. This causes the element to maintain its actual width. If you increase the padding in the available content space will decrease। ठीक है, तो वो बात बता रहा है कि अब ये देखो आप कि इसमें बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स है ये वाला, मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये तो जो दूसरी है मतलब उसकी पैडिंग वाली वो भी आ रही है, लेकिन अगर हम वो लगा देंगे तो वो उसकी जितनी 300 पिक्सल है उतनी है, या फिर पैडिंग वाले नहीं इंक्लूड होगी इसमें। ठीक, और यहाँ पे हाइट विड्थ, दिस इज द हाइट विड्थ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सेट द हाइट विड्थ। दिस इज max width property is used to set the maximum width of an element. This element has a height of 50 pixels and a width of 100 pixels. Width is 100 pixels and the बाद the height and width property are used to set height and width of an element. The height and width property do not float padding border margin, height, width, area, and size. So this is height, width. Auto, this is the default. The browser calculates the right, the height and width. ये browser automatically करता है, ठीक है। और length, define the height and width in pixels और सेंटीमीटर। परसेंटेज के अंदर आप दे सकते हो। सर परसेंटेज का मकसद ये होता है मोस्टली जब हम रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं ना, मतलब जिनकी बिल्कुल हाइट सेट कर रहे होते हैं, तो हम अगर उसकी इतनी टोटल हाइट है लेट्स सपोज आपके व्यू बोर्ड, इसको बोलते हैं व्यू बोर्ड, ये जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन, इसके अकॉर्डिंग वो मैंने कर रहा होता है। तो अगर मोबाइल फोन है तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा, अगर टैबलेट है तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो फिर जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात आती है ना तब ये परसेंटेज काम करता है, तो फिर इसके साथ वो रिस्पॉन्सिवनेस का इशू नहीं होता। जी व्यू पोर्ट हाइट जी भी है, वो भी इसी के ऊपर होती है। और यहाँ पे तो हाइट विड्थ, नो रिमेंबर दैट द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, ना वो पैडिंग इंक्लूड करती है, ना बॉर्डर, ना मार्जिन। They set the height width of the area inside the padding border margin। वो कंटेंट वाला जो भी मैंने बताया यहाँ पे वो जो उसके अंदर बॉक्स मॉडल का है। अच्छा अब आ गया max width। The max width property is used to set the maximum width of an element
The maximum topic and specified is percentage. These are even बताया हुआ है. So the program which is give about others when the browser window is smaller the width of the element 500 pixels the browser can add a horizontal scroll bar to the page. इसकी width 500 पिक्सल है. अब ये देखो जैसे स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आई तो जब ये चीज आएगी ना तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है. तो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर बस है इसको आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है. ठीक है. अगर मैं ये विड्थ को परसेंटेज के अंदर डिफाइन कर देता लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ 50%. इतना आ गया. अभी 50% ही रहेगी. ठीक है. तो अभी देखो कि जैसे ही बढ़ रहा है तो उसने हाफ कोर्स से डिवाइड कर दिया आपके कोर्स का. उसके बाद है using math with that in this situation you will improve the browser handling of small windows. Drag the browser window to smaller than 500 pixels wide using the difference. Math with अच्छा. अब ये मैथ की समझ आई आप लोगों को. तो पहले हम अगर वहां पे क्या कर रहे थे मिनट कर रहे थे ना वो इस तरह का 100 ले इसको भी लिखते हैं. फिलहाल इसको पहले मैक्सिमम सेटिंग 500 पिक्सल. मतलब मैक्सिमम इतना होना चाहिए जैसे कंटेंट इससे थोड़ा छोटा होगा तो ये 20 बार होना चाहिए. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी होती है. अगर तो ये हमने डाला हुआ है इसको ठीक से होगा. ठीक है. अब जैसे जैसे जाएगा तो वो देखो स्क्रोल बार नहीं आ रहा नीचे. इस चीज को आपने मैनेज करने के लिए फिर वो चीज़ आती है मिन मैक्स तो यूज करते हैं. उसके बाद आपने अगर मैक्स हाइट मैक्स विड्थ अगर आपने मिन विड्थ को ट्राई करना है तो आप यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं. यहाँ पे मिन विड्थ और मिन विड्थ 500 मिन विड्थ इससे डिफाइन की हुई है. और ये कौन सा स्टैंड और CS1 अब समझ आई इसकी. पता है बिना हमको तो पहली दफा मेन विड्थ लगा रहे थे ना तो वो ग्लोब लेवल एलिमेंट के ऊपर लगा रहे थे तो उसकी बाय डिफॉल्ट 100% थी विड्थ. अब वो जो स्पैन है स्पैन के ऊपर लगाएंगे तो स्पैन ने तो उसकी लेनी है ना जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उसके ऊपर आपको वर्क कर रहा है. तो इसने स्पैन के ऊपर लगाया हुआ है. जो H2 है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 100% है तो उसके ऊपर फिर मिन विड्थ कैसे काम करेगी. तो ये थोड़ा सा उसमें था मतलब. अब आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे देखो
अब इतने हैं, मिनिमम वेट इतनी है, जैसे कंटेंट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा साथ, ठीक है। तो उसी तरह इस तरह हाइट वाला है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। और बॉक्स मोड में ऊपर आएगा द कंटेंट पैडिंग बॉर्डर मार्जिन, ये उसमें सारा बनाया हुआ है। In order to set width and height of an element correctly in all borders, you need to know how the box model works. The border, when you set the width and height properties of an element in cases, you just set the width height of the content area to calculate the total width and height of an element. You must also include the padding border. अब ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बोलेगी तो नहीं। अब ये साथ साथ आपने इसको डिस्कस कर लिया, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो फिर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको मसला नहीं होगा। जैसे अगर देखोगे आपको माइंड में कॉन्सेप्ट है तो आप ऐसे होगा, टैग याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप टैग को रट्टा मार रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप डेवलपर नहीं बन सकते। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, जो मेन चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर काम करो, रट्टे वाला काम नहीं है। अच्छा, और उसके बाद कैलकुलेशन, अब उसमें यहाँ पे ना विड्थ है 320 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल और मार्जिन 0 पिक्सल। अब उसमें फिर इसकी कैलकुलेशन 320 पिक्सल विड्थ ऑफ कंटेंट एरिया 20 पिक्सल, हमने यहाँ पे क्या था, पैडिंग 10 पिक्सल है, लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर, यहाँ पे 5 कितना होगा 10, टोटल कितना हो गया। अभी समझ आई जो पहले कर रहे थे कैलकुलेट, ठीक है। ये बॉक्स मॉडल के अंदर आ रहा है। तो उसके बाद उसके अंदर मार्जिन नहीं कैलकुलेट कर रहा है। The margin property also affects the total space that the box will take up on the page, but the margin is not included in the actual size of the box. The box total width and height stops at the border. Border तक कहानी है, ये उसके आगे। अब आता है आउटलाइन। An outline is a line drawn outside the element's border, ठीक है। An outline is a line that is drawn around elements outside the border to make the element stand out, ठीक है। अब ये आउटलाइन है यहाँ पर। अच्छा, आउटलाइन स्टाइल, कलर, विड्थ, अब ये बिल्कुल वैसे ही है जो बॉर्डर की तरह। इसमें एक नई प्रॉपर्टी है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, ये जो बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान अगर स्पेस लेके आनी है तो उसके लिए ऑफसेट यूज होता है, ठीक है। अब ये देखो वही टैग वाला सारा स्टाइल सेम है। None of other outline boxes which you will learn about the next chapter will have any effect unless the outline style box is set. इसके बाद विड्थ वाले आप यहाँ से पढ़ लेना, कलर पढ़ लेना यहाँ से, आउटलाइन स्टाइल बॉक्स के पढ़ लेना। अब ये आउटलाइन आउटलाइन, the outline outlines of the add space between an outline and edge border of an element. The space between an element and its outline is transparent. मतलब जो बैकग्राउंड है वो नजर आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आउटलाइन है ना हमारे पास, वो उसका बाहर नहीं होता, जो उसके बाहर कंटेंट होता है उसके ऊपर रैप कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो उसके बैकग्राउंड पे स्पेस, मतलब बैकग्राउंड में जो कलर है या इमेज लगी हुई है जो भी है, तो वो नजर आएगा, उनके दरमियान जो स्पेस होगी। मतलब देखो ना कि ये बॉर्डर है, ये आउटलाइन है, इनके दरमियान में हमने 15 पिक्सल का जो आउटलाइन ऑफसेट दिया होगा। अभी देखो, ठीक है। तो यही था आज का जी। कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी तो असाइनमेंट आप बना लें, आज आप लोग को आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो वो देख करो, आप थोड़ी सी अपने स्पीड लगानी है, पहले वो स्लो से आ रहे हैं जी। अब मेरी बात यार, एक मिनट साइलेंट हो